हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की पोएम चैप्टर 15 द सेवन एजेस ऑफ मैन. So students, first of all we have to discuss about the poem. William Shakespeare was an English poet, playwright, actor and dramatist. He is often called the Bard of Avon. His work includes 38 plays, 154 sonnets and 2 long narrative poems. His plays have been translated into major modern languages and are performed the world over. Shakespeare produced most of his famous work between 1589 and 1613. His plays were primarily comedies, histories, tragedies, and tragicomedies. Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, As You Like It, and The Merchant of Venus are considered to be some of his finest plays. This poem is a monologue taken from his famous Shakespearean comedy As You Like It. It is spoken by Macaulay Jacks. According to the poet, man's life can be divided into 7 stages: infant, schoolboy, lover, soldier, justice, pantaloon, and old age. It is one of Shakespeare's often quoted monologues written in iambic pentameter. Many writers from Pythagoras to present day have compared the work to stage. सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो हैं वो एक अंग्रेज़ कवि, नाट्यकार, अभिनेता, नाटककार थे. उनको अक्सर बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है. उनकी रचनाओं में हम कहें तो 38 नाटक हैं, 154 चतुष्पदी हैं जिसमें हम सोनेट जिसको कहते हैं, तथा 2 जो लंबी कविताएं हैं उन्होंने अपने इस कलेक्शन में ऐड की हैं. अपने नाटकों को विश्व की प्रधान आधुनिक भाषाओं में परिभाषित उन्होंने किया है तथा विश्व भर में मंचन भी किया है. शेक्सपियर ने अपनी अधिकतर रचनाओं का हम ये कहें कि लिखने का जो कार्य है वो 1589 टू 1613 में बीच में किया है. अपने नाटक में मुख्य रूप से उन्होंने कॉमेडीज़ को लिया है. हम कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक नाटक हैं उनको लिया है. ट्रेजेडीज़ यानी जो दुखांत कविताएं हैं उनको लिया है. एंड ट्रेजिक कॉमेडीज़ भी उन्होंने लिया है. उनके जो स्पेशल वर्क उन्होंने अपने लाइफ में किया है उनमें से अगर हम बात करें तो हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस. ये उनके कुछ श्रेष्ठ हम कह सकते हैं कि जो सबसे प्रीशियस नाटक जो हैं वो उनके माने जाते हैं. इस कविता में जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, इसके अंदर जो है कविता, ये जो कविता है ये एक एज यू लाइक इट जो इनका नाटक था उसमें से लिया गया है. यह एक विषादपूर्ण जेविक्स द्वारा बोली गई है. कवि के अनुसार मानव का जीवन 7 अवस्थाओं में बटा है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो इन्फेंट जो शैशव अवस्था होती है, फिर स्कूल बॉय जो आपका विद्यार्थी जीवन होता है, फिर लवर जो प्रेमी अवस्था होती है, देन सोल्जर जो सैनिक अवस्था होती है, फिर आपका जो जजिंग है वो आता है, फिर आपका पेंटलून अवस्था है जो जिसको कि हम वृद्धावस्था भी कहते हैं. ये एक आयम्बिक मीटर में लिखी गई पोएम है जो कि पाइथागोरस से लेकर आज तक अनेक लेखकों ने विश्व की तुलना को एक स्टेज से की है. स्टूडेंट्स, इफ़ वी आर टॉकिंग दैट द नेम ऑफ द पोएम सेवन एजेस ऑफ मैन, it means that the poet has to be described the whole world as a stage, and we all people are coming on this stage to play our role, and after playing our role we can move to our way. तो इसमें हम कह सकते हैं कि कवि ने जो है इस पूरी कविता के साथ में हमें ये बताया है कि पूरी दुनिया जो है वो एक वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज है, और जितने भी लोग हैं, चाहे औरत हैं, चाहे आदमी हैं, चाहे कोई भी हो, वो यहाँ पे अपने रोल प्ले करने के लिए आते हैं और हम अपना रोल प्ले करने के बाद में यहाँ से चले जाते हैं. और इस टाइम को उन्होंने अलग अलग एजेस में नाम के साथ में डिवाइड किया है, वो हम इस पोएम के थ्रू स्टडी आउट करेंगे. सो लेट्स वी टेक द फर्स्ट स्टैंजा. ऑल द वर्ल्ड्स एज अ स्टेज, पूरा विश्व एक स्टेज है, एक मंच है. एंड ऑल द मैन
एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। और जितने भी आदमी हैं, महिलाएं हैं, वो सब क्या हैं? प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस। उन सब का इस स्टेज पर आने का एक समय निर्धारित होता है और इस स्टेज से जाने का एग्ज़िट जो है वो भी निर्धारित होता है। यानी इस लाइफ में हम कब आएंगे, कब यहाँ से जाएंगे, ऑल थिंग्स हैज़ टू बी प्री प्लान, पूरा प्री प्लान होता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मेनी पार्ट्स। और व्यक्ति जो है, जो उस स्टेज पे आता है, वो एक समय में कई सारे रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव टू बी ऑब्जर्व एट योर सेल्फ, अगर आप अपने लेवल पे ही इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो आप स्वयं कितने सारे रोल प्ले कर रहे हो। इफ़ यू प्ले अ रोल ऑफ बॉय और गर्ल, आप मेल या फीमेल हैं, देन आफ्टर आप किसी के बेटा या बेटी हैं, देन आफ्टर आप किसी के भाई या बहन हैं, फिर अगर आप और अपने रिलेशंस में भी जाते हो तो आपके बहुत सारे रोल आप एट प्रेजेंट टाइम भी प्ले कर रहे हैं। नाउ हिज एक्ट्स बीइंग सैपनेजेस, यानी ये जो व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर जो कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम किसी एज की बात करते हैं, जो हम किसी रोल की बात करते हैं कि हम अपने लाइफ में कौन सा रोल सबसे पहले प्ले करते हैं, जब हम दुनिया में आते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे छोटा बच्चा जो होता है, जो अभी अभी जन्म लिया है उसने, मिल्विंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म, जो छोटा बेबी होता है वो नर्स की गोद में होता है जब वो पैदा होता है, और वो वहाँ पे रो रहा होता है। मिवलिंग एंड पुकिंग मीन्स क्राइंग, दैट ही इज़ क्राइंग इन द नर्स आर्म्स, वो नर्स की गोद में रो रहा होता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, और इन्फेंट चाइल्ड के बाद कौन आता है? स्कूल बॉय, जो स्कूल में जाते हैं बच्चे। दैन उसके बाद अगर हम बात करें, विद हिज स्टैचर एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रिपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, यानी बच्चा जो होता है जब उसको स्कूल जाना होता है, देन ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो जाना नहीं चाहते हैं, उनको हम ज़बरदस्ती क्या करते हैं? स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम उसको खींच के स्कूल लेके जाते हैं। स्कूल जाने वाले लड़की की वो शिकायत करता है, आनाकानी करता है, एक छोटा थैला उसके पास में होता है, सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ, लेकिन वो धीमी गति से जाना चाहता है, वो अनिच्छा से जाना चाहता है, मतलब लाइक नहीं करता वो सुबह सुबह स्कूल जाना, मतलब क्रिपनिंग लाइक अ स्नेल, मतलब रेंगते हुए उसे हम घसीट के स्कूल लेके जाते हैं। अनविलिंग टू स्कूल जाने की अनिच्छा वो रखता है, यानी वो स्टेज जो है हम अपनी लाइफ में देखते हैं। देन थर्ड स्टेज इफ़ वी आर टॉकिंग, दैट इज़ एंड देन द लवर, जब हम थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, एंड वी हैव टू बी इन्वॉल्व इन समवन्स लव, लाइक फर्नेस क्या होता है कि जलती हुई भट्टी की तरह जो फीलिंग्स होती हैं वो मनुष्य के हार्ट में डेवलप होती हैं। विद अ वोफुल बैलेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि गीत, वोफुल दर्द भरे गीत अंदर डेवलप होते हैं। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और वो अपनी मिस्ट्रेस, अपनी प्रेमिका की आँखों के ऊपर की जो रेखा होती है, उनको आईब्रोज़ को देखकर भी वो पोएम लिख देता है, या उनके बारे में भी वो गीत संगीत सुनाने की इच्छा रखता है। तो हम कहें कि इस अवस्था में जब वो प्रेमी की अवस्था में मूव अप करता है, तो प्रेमी के रूप में वह जलती हुई भट्टी के समान गर्म आहें भरता है, और हम ये कहें कि अपने प्रेमिका की जो आईब्रोज़ होती हैं उनकी भी वो अप्रिसिएशन करता है, उनकी प्रशंसा में भी वो दर्द भरे गीत गा सकता है, एज अ बीइंग अ लवर, दैट व्हेन वी आर एंटरिंग एंड दैट आवर थर्ड स्टेज, दैट इज़ द लवर्स एज। दैन अ सोल्जर, उसके बाद हम कहें कि एक सोल्जर आता है, एक सैनिक आता है, जो कि बहुत सारी फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जो कि बहुत सारी संकल्प लेके आता है, शपथ लेके आता है, एंड बियर्ड लाइक अ पार्ड, और वो एक हम ये कहें कि पार्ड की तरह जो है, एक तेंदुए की तरह बहुत चालाक बनने की कोशिश करता है, तेज़ दौड़ने की कोशिश करता है। जेलियस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जेलस होता है, बहुत जल्दी वो हम ये कहें कि बहुत जल्दी वो हर चीज़ को
रिपीट करने के लिए रेडी होता है, या हम कहें कि वो बहुत जल्दी जो है किसी भी चीज़ के लिए रेडी हो जाता है, दैट ही कैन और ही कैन बी डू एवरीथिंग। ईर्ष्यालु लड़ाई में हमेशा वो तैयार होता है, दूसरों की मतलब दूसरों के सामने वो हमेशा अपनी प्रतिष्ठा, अपना ईगो स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। तो फिर हम कहें कि फिर एक सैनिक जो है अजीब अजीब संकल्प किए हुए, तेंदुए के समान दाढ़ी बढ़ाए हुए, सम्मान के लिए, ईर्ष्यालु लड़ाई के लिए हमेशा तैयार, सदैव ही अपनी प्रतिष्ठा को तलाशता रहता है, चाहे वह मतलब थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो, चाहे वो खोखली ही क्यों ना हो। इसके लिए वह तोप के मुंह में जाने को भी तैयार होता है, इफ कैनन के अंदर भी वो जाने के लिए होता है। क्वेरल सीकिंग द बबल रेपुटेशन, की छोटे से बबल कितनी देर टिकता है, लिटिल बिट, थोड़े से समय के लिए, उतनी सी रेपुटेशन के लिए भी वो किसी भी लड़ाई में कूदने के लिए रेडी होता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी तोप के मुंह में भी कूदने के लिए वो रेडी है उस बबल रेपुटेशन के लिए। एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद कौन आता है, न्यायाधीश आता है, जस्टिस आता है, जो हम लोग दूसरों को डिसीजंस देते हैं। In a fair round belly, with good cap and lin, with eyes and beard of formal cut, full of wise saws and modern instance, and so he plays his part. फिर हम कहें कि एक न्यायाधीश हम बन जाते हैं। इस भूमिका में गोल मटोल तोंद वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि एक जब जज की हम अगर हम ये कहें कि हम पिक्चर देखते हैं तो वो हमें लगता है कि उसका पेट जो होगा, उसकी जो बैली होगी वो काफ़ी आगे की ओर निकली हुई होगी, उसके पेट में जो है नर चूज़ों का मांस भरा होगा, ऐसा माना जाता है। उसकी आँखें कठोर और बहुत ही तेज़ होंगी, और दाढ़ी औपचारिका एवं उपयुक्त आकार की हो सकती है। वह बहुत ही बुद्धिमान, कहावतों एवं पंक्तियों से भरा हो सकता है। हम ये कहें कि वो नए नए एग्जाम्पल्स रट के रखता है, और इस प्रकार जो है वो अपने एक न्यायाधीश की, जो एक जज की, जो हम ये कहें कि जो रोल है वो प्ले करता है। Then if we are talking about the sixth age shift into a lean and slippered pantaloon. Pantaloon क्या होता है? Pantaloon means the age where we are not हम ये कहें कि अवेयर रिगार्डिंग द ड्रेसिंग सेंस, और या हम कह सकते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको अपने पहनावे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose, एक ऐसा बूढ़ा जो कि बहुत दिखने में अजीब है, जिसके नाक के ऊपर चश्मा रखा है, एंड पाउच ऑन साइड, और साइड में उसने एक थैला लटकाया हुआ है। His youthful horse well shaped and a world too wide for his shank and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes and whistle in his sound, the last scene of all। यानी उम्र की छठी अवस्था, जिसमें हम बहुत ही पतले दुबले हो जाते हैं, बहुत ही अजीब से हम दिखाई देने लगते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, चप्पल पहने रहते हैं, हमारी नाक पे चश्मा है, तब बगल में हमारे जो है एक ढीली थैला जो है वो लटक रहा होता है। जवानी के दिनों को हम संभाल कर रखी गई जुराबें और उनकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए अत्यधिक बड़ी हो जाती हैं, यानी जो हमारे यूथफुल जो हमारे सॉक्स होते हैं वो भी जो है वो बुढ़ापे में पहन रहा है। उसकी भारी जो मर्दानी आवाज़ है वो बच्चों जैसी पतली हो गई है, ऊंची आवाज़ जो है वो अब सीटी के अंदर बदल गई है। भाव हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पतला दुबला सा व्यक्ति है उसका शरीर जो है वो क्रश हो चुका है, और उसकी आवाज़ जो है बच्चे के समान तीखी हो जाती है, और कवि यहाँ पे एक वृद्धावस्था का जो चित्रण है वो कर रहा है। It means that कि in our old age we are not sincere about our dressing sense and our voice and our all the attributes that we have to carry in our life. That is, we can say that old age is just like a childish age, कि बुढ़ापा जो होता है वो एक बचपन की तरह होता है, जहाँ पे जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसे क्या पहना रहे हो क्या नहीं पहना रहे हो। तो इसी तरीके से जब हम ओल्ड एज में होते हैं तो वहाँ पे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने क्या पहना है या हमारे साथ में क्या हो रहा है। एंड द लास्ट सीन, इफ़ वी आर टॉकिंग लास्ट सीन ऑफ ऑल, हम सबके लिए जो आखिरी सीन होता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री is second childness and merely obedience, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense
एवरीथिंग। यानी सातवीं अवस्था की अगर हम बात करें तो कि यह व्यक्ति की निस्सहाय स्थिति में अत्यंत, हम ये कहें कि बुढ़ापा आ जाता है, उसकी समस्त इंद्रियां, जो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, असक्षम हो जाते हैं। हम ये कहें कि एक प्रकार से वह वापस शिशु की अवस्था में पहुंच जाता है। यह उसका दूसरा बचपन नहीं तो क्या है? इट मीन्स दैट वी आर स्टार्टिंग आवर रोल with an infant child, and at the end of our life we are again move in the infant age, कि हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे हम वहीं पे जाके हमारे लाइफ का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस पोएम. नाउ वी आर डूइंग द question answer of this chapter. The first question, say whether the following statements are true or false. The first one is, one man in his lifetime plays only one part or role. एक व्यक्ति जो है अपने लाइफ में एक टाइम में एक ही रोल प्ले करता है. So it is false statements, because according to the poet or poem, the poet has to be declared that at one time we have to play more than one role. And the second question is, an old man is full of strange oath. ओल्ड मैन जो है वो बहुत अजीब अजीब सी शपथ लेता है. नो, सोल्जर लेता है. सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. द थर्ड वन इज़, एन इन्फेंट सीक्स द बबल रेपुटेशन. एक छोटा बच्चा जो होता है मतलब पल भर की रेपुटेशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है. फॉल्स. देन फोर्थ इज, जस्टिस इज़ वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एज. जस्टिस जो है वो ह्यूमन स्टेज में से एक स्टेज है. इट इज़ ट्रू. द फिफ्थ वन इज़, द लास्ट स्टेज इज़ कॉल्ड द सेकेंड चाइल्डनेस. कि आखिरी जो स्टेज कही गई है वो दोबारा बचपन को कहा गया है. इट इज़ ट्रू. एंड इन्फेंट हैज़ अ फेयर राउंड बेली. इन्फेंट जो बच्चा होता है उसकी गोल मटोल पेट होता है. नो, जज का होता है. तो इट इज़ फॉल्स. Now come to the question answer. Answer the following question should not exceed 10 to 20 words each. The first one is, who is compared with a leopard. Leopard से हम कहेंगे किसका comparison किया गया है. तो a soldier is compared with a leopard because a soldier is a quick, prompt and fast. As a leopard, he is also beard like a leopard. Now second question is, what is the role of a nurse. एक nurse का क्या role है? A nurse takes care of the crying and puking infant. An infant is always cared for by a nurse. It is her duty to look after the infant, that she is taking care for the infant child. Then, who sighs like a furnace. जलती हुई भट्टी की तरह, या हम कहें कि एक भट्टी की तरह कौन दहकता है? लवर साइक्स लाइक अ फर्नेस. अ लवर इज सो मच अटैच्ड टुवर्ड्स हिज बिलव्ड दैट ही सीम्स टू साइक्स लाइक अ फर्नेस. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज डज अ मैन वियर स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज़. अपनी नाक पे चश्मा व्यक्ति जो कौन से स्टेज पे पहनता है? दैट इज सिक्स्थ स्टेज. मैंस आई साइट बिकम्स वीक. क्यों पहनता है? क्योंकि उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं. सो ही वियर स्पेक्टिकल्स ऑन द नोज. इन दिस स्टेज ही कैन नॉट सी क्लियरली विदाउट स्पेक्टिकल्स. Now answer the following questions should not exceed 20 to 30 words each. The first one is, what is the importance of repetition of the word sense. Sense का जो repetition किया गया है बार बार, उसका क्या मतलब है? Repetition of the word sense is important because it strengthens the comparison of the second childness, which means old age without teeth, without eyes, without teeth, etc. विद चाइल्डहुड. यानी यहाँ पे जो सेंस का यूज़ किया गया है उसमें हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स की बात की गई हैं, जैसे कि हमारे दांत हैं, हमारी आइज़ हैं, हमारा टेस्ट है. ये सब जो है वो बुढ़ापे में फॉरगेट हो जाता है, सब चीज़ें गायब हो जाती हैं. तो सेंस को शो करने के लिए यहाँ पे बार बार सेंस की पुनरावृत्ति की गई है, या इसको रिपीट किया गया है. देन सेकेंड क्वेश्चन, डू यू फाइंड एनी मेलकनी. क्या आपको यहाँ पे कोई भी दुख या उदासी पूर्ण कुछ आपको इस पोएम के अंदर दिखाई दिया है? यस, इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम देयर इज़ अ मेलकनरी रेफरेंस. दीज द आर लास्ट सीन दैट एंड्स एंड इन द सेकेंड चाइल्डनेस. ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, दैट हैज़ टू बी रिफ्रेश. उदासी पूर्ण जो है वो संदर्भ को यहाँ पे शो ऑफ करते हैं. पिक आउट द सिमिलीज फ्रॉम द पोएम. सिमिलीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? सिमिलीज होती हैं जब हम किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में कंपैरिजन करते हैं और एज या लाइक के साथ में उसका कंपैरिजन करते हैं. तो यहाँ पे उन वर्ड्स को हमें छांटना है कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे जो सिमिली वर्ड का यूज़ किया गया है. तो यहाँ पे है क्रिपिंग लाइक अ स्नेल. यहाँ पे लाइक वर्ड आ रहा है, लाइक के साथ में
कंपैरिजन किया है। शाइनिंग लाइक फर्नेस, बियर्ड लाइक द पार्ट, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये सिमिली को शो करते हैं जो कि कंपैरिजन किया जा रहा है। Now describe the following question should not exceed 30 to 40 words each. The first question is describe the silent features of the 7 stages of man's life, कि मनुष्य की 7 अवस्थाओं को हमें उनके जो साइलेंट फीचर्स हैं, जो उनकी हम ये कहें कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको हमें यहाँ पे बताना है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ ही इज़ एन इन्फेंट, इन द सेकेंड स्टेज ही इज़ अ स्कूल बॉय, इन द थर्ड स्टेज एक्ट्स एज अ लवर, इन द फोर्थ एज अ सोल्जर, इन द फिफ्थ stage he acts as a judge, in the sixth he becomes the comic figure, and in the seventh stage he becomes child again. Pick out the use of metaphors from the exact. यहाँ पे मेटाफर भी एक तरह का हम ये कहें कि रूपक अलंकार होता है. इट जस्ट ऑल्सो अ लिटरेरी टर्म दैट हैज़ टू बी यूज इन द पोएम एंड इट ऑल्सो यूज फॉर द कंपैरिजन, बट इट यूज फॉर द लिविंग टू नॉन लिविंग कंपैरिजन. सो यहाँ पे कहाँ पे जो है मेटाफर यूज़ किया गया है, ऑल द वर्ल्ड्स एज अ स्टेज, पूरे विश्व को एक मंच के साथ में कंपेयर किया गया है. ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, जितने भी मनुष्य हैं वो प्लेयर्स हैं. शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह का चमकता हुआ फेस. बबल रेपुटेशन, क्षणिक जो समान है. दीज 4 एग्जाम्पल्स आर यूज एज अ मेटाफर इन द गिवन पोएम. Now how does the poem represents a mature view of life? ये जो पोएम है ये हमारी लाइफ की जो परिपक्वता होती है, जो मेच्योरिटी होती है, उसको कैसे शो करती है. द पोएम रिप्रेजेंट्स अ mature view of life by comparing man's life to a dream and the world as a stage. They represent a mature view of life. The poet has divided man into 7 stages as infant, schoolboy, and we can say that infant, schoolboy, lover, soldier, justice, and a pantaloon, and an old man. That these 7 stages has to be divided the man into mature life, and the view of mature life also has to be represented in this poem. Now the question number 4, explain how all the world is a stage in the context of the poem. कि इस पोएम के अकॉर्डिंग हम ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक स्टेज है. The world is a stage where man and woman simply come and play the role fixed for them. यानी हम इसलिए कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड में जितने भी मैन एंड वुमेन्स हैं वो अपना रोल प्ले करने के लिए एक फ़िक्स टाइम पे आते हैं और एक फ़िक्स टाइम पे एग्जिट करते हैं. जस्ट एज एन एक्टर इन द ड्रामा एंटर द एंड लीव द स्टेज आफ्टर देयर परफॉर्मेंस. कि जिस तरह से हम एक ड्रामा में देखते हैं कि लोग जो हैं किस तरह से आते हैं, अपना एक्टर जो होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं. द सेम वी हैव टू बी डू इन आवर लाइफ. इन द सेम वे मैन आर बूम एंड डाई आफ्टर प्लेइंग देयर डिफरेंट रोल इन लाइफ. तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पोएम के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि किस तरह से हम इस लाइफ में आए हैं, हमें अपना रोल प्ले करना है और यहाँ से चले जाना है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पोएम इज़ द डिस्कस शेक्सपियर एज अ मिन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ. कि किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो हैं वो लाइफ को या ह्यूमन लाइफ को बहुत ही मिन्यूट, बहुत ही बारीक, हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया है. किस तरह से शेक्सपियर हैज़ पोर्ट्रेट द हेल्पलेस स्टेट ऑफ एन इन्फेंट चाइल्ड. हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने यहाँ पे एक हेल्पलेस इन्फेंट चाइल्ड से उठाया है. स्कूल बॉय को लिया है, इनविलिंग टू गो टू स्कूल, जो कि स्कूल नहीं जाना चाहता है. लवर्स इम्पैशंस लिया है कि एक प्रेमी जो होता है वो कितना इम्पैशंस होता है, उसको धैर्य नहीं होता है. एंड एबियस वर्ड्स ऑफ सोल्जर्स के लिए भी उन्होंने एबियस वर्ड्स यूज़ किए हैं. वाइस मैक्सिमम्स ऑफ जज के लिए उन्होंने यूज़ किया है. लूज ट्राउजर एंड स्पेक्टिकल वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं. डिमिनिशिंग सेंस ऑफ एन ओल्ड मैन यहाँ पे यूज़ किए हैं. कि जो वर्ड्स उन्होंने जो यहाँ पे यूज़ किए हैं वो वर्ड्स हमें ये बताते हैं दैट ही हैज़ टू बी ऑब्जर्व ह्यूमन लाइफ इन अ वेरी माइन्यूट way. So students, I hope that you all have to be understand your poem. Now you can do your all the question answers in your book. Now thank you watching for my